खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर की जांच, मिली भारी गड़बड़ी, सुधार के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को दी कड़ी चेतावनी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा से बचाव को लेकर चलाया गया अभियान, लोगों को घरों में पड़े इलेक्ट्रॉनिक कचरा को हटाने का दिया संदेश। तीसरी अंचलाधिकारी को सीएम की समीक्षा बैठक में शून्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर मिली सजा। सीएम के निर्देश के बाद उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सीओ के निलंबन के लिए राजस्व विभाग को भेजी अनुशंसा। और भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला का हुआ आयोजन, तकनीकी माध्यम से लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों को संग्रहित करने की दी गई जानकारी। ड्रग इंस्पेक्टर अरूप रतन शाह द्वारा गुरुवार के शाम से शहरी इलाकों में संचालित दवा दुकानों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में उनके द्वारा सबसे पहले पचम्बा स्थित न्यू जनता मेडिकल की जांच की गई। जांच के दौरान यहां कई गड़बड़ियां मिली। इसके बाद वे दूसरे मेडिकल स्टोर की जांच कर रहे हैं। खबर बनाए जाने तक जांच जारी थी। वो बिल निकली पिछला 10 दिन का जो है पूरा बिल निकली, उनको क्या क्या बेचे हैं। कॉपी पर ला रहे हैं, फाइल में भी रखिएगा ना। इस बाबत ड्रग इंस्पेक्टर श्री शाह ने बताया कि न्यू जनता मेडिकल में जांच के दौरान लाइसेंस तो मिला, मगर लाइसेंस को प्रदर्शित करने का नियम है जो यहां देखने को नहीं मिला। वहीं जब उनके द्वारा दवाओं के क्रय विक्रय के संबंध में जानकारी मांगी गई तो दवा क्रय संबंधित बिल तो दिखाई गई, लेकिन दवा किन्हें बेची गई है इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि H1 संबंधित दवाओं के विक्रय पर रजिस्टर्ड संधारित करने का भी नियम है, जो यहाँ नहीं पाया गया। कहा कि फिलवक्त अन्य दवा दुकानों की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। कौन दुकान? 1 घंटा पहले जनता मेडिकल पचम्बा में भी जांच किया गया। जांच के दौरान उनके पास लाइसेंस है, लेकिन दुकान में लाइसेंस प्रदर्शित होना चाहिए, वो लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया गया। उनसे परचेज सेल और परचेज बिल की 15 दवाओं के सेल और परचेज बिल की मांग की गई। परचेज बिल तो दिखाया है उन्हें, लेकिन सेल बिल किनको बेचा गया वो उन्हें दिखा नहीं पाए। H1 ड्रग रजिस्टर जो संधारित किया जाता है, H1 की जो दवाई होती है उनका रजिस्टर संधारित किया जाता है, वो भी संधारित नहीं पाई। अभी सिर्फ जनता मेडिकल का निरीक्षण किया गया। उनके बाद ये नौजवान इस मेडिकल में आए हैं, अभी यहाँ पर भी जस्ट निरीक्षण शुरू किए हैं। गौरतलब है कि जिले में मेडिकल स्टोर्स की भरमार है, लेकिन स्टोर संचालन की अहर्ता को मात्र गिने चुने स्टोर्स ही कर रहे हैं। अगर तरीके से इन मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ सकती है। खतियानी जोहार यात्रा के तहत गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया था। बुधवार को नगर भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने शून्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर गिरिडीह जिले के तीसरी के अंचलाधिकारी असीम बाड़ा को निलंबित करने का निर्देश दिया था। वहीं मुख्य सचिव ने भी इस संबंध में उपायुक्त को निर्देश दिया था, जिसके बाद गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा सीओ को
निलंबित करने के लिए राजस्व विभाग को अनुशंसा भेज दिया गया। अनुशंसा भेजे जाने के बाद सीओ असीम बाड़ा का निलंबन होना तय माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसी के मद्देनजर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा ई ड्राइव चलाकर घरों में पड़े इलेक्ट्रॉनिक कचरा को कलेक्ट कर उसे डिपोज करने का बीड़ा उठाया गया है। गुरुवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा टावर चौक स्थित राधा गोविंद होटल से एक प्रचार वाहन निकालकर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कचरा के प्रति जागरूक किया गया। प्रचार वाहन को उद्योगपति लायन अमरजीत सिंह सलूजा ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि घरों और कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में कई तरह के वेस्ट कचरा मौजूद है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि सामूहिक रूप से इसे कलेक्ट कर प्रॉपर डिपोजल किया जाए। वहीं लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के सचिव संजय डंगाइच ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों, फैक्ट्रियों, घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा के रूप में टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, बैटरी, स्विच, एलईडी आदि कई चीज बेकार पड़े हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके प्रति लोगों को जागरूक कर घरों में पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा को लायंस क्लब के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि सभी को डिपोजल किया जाए और इससे होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। मौके पर लायन प्रदीप डोकानिया, लायन ध्रुव संथालिया, लायन प्रवीण बगेड़िया, लायन साहिल कुमार, लायन अशोक बगेड़िया, लायन संजय डंगाइच, लायन अमित जलान, लायन दिनेश खेतान, लायन विकास खेतान, लायन संजय जैन, लायन अशोक, अनूप तुलसियान आदि मौजूद थे। एक बार में माल दे दीजिए, माल वहाँ दे दीजिए। पर्ची बांटिए। तो सर आपका नहीं आ रहा है, टॉपिक के कारण हमारा मुख्य बात सिर्फ इतनी है। लायंस क्लब के द्वारा कहने का अभिप्राय इनका ये है कि जितना ई वेस्ट कचरा निकलता है, जितने भी हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी चीज़ चलाते हैं, वो सब जो है सो वो ई वेस्ट कचरा जो है सो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से कलेक्शन सेंटर हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे पर्चे में छाप करके दिया गया है। उस जगह पर कलेक्ट करके इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको वेस्ट को जो है निष्पादित किया जाएगा। गिरिडीह टाउन द्वारा ई वेस्ट कलेक्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। ई वेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रॉपरली इसको डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है और हवा पानी सबको प्रदूषित करता है। इसलिए 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्थानों पे, जो कि पैम्पलेट में लिखा हुआ है, वहाँ कलेक्शन बॉक्स लगाए हैं, जिसमें आप अपने पुराने टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, मिक्सी या कोई भी तरह के इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह कुछ भी एनीथिंग जो इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है वो आप जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बड़ा सामान है जिसे आप कलेक्शन बॉक्स तक नहीं ला सकते हैं, वो हम लोग जाके भी रिसीव करेंगे। शहर के पचम्बा स्थित भाकपा जिला कार्यालय में डाटा प्रबंधक एवं इसके उपयोग विषय पर गुरुवार को पार्टी की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान डाटा प्रबंधक तकनीकी माध्यम से प्रत्येक मंडलों में लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों को संग्रहित करने से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान टेक्निकल कार्यकर्ता प्रदीप सिंह द्वारा बताया गया कि एक नंबर के जरिए फोन से मिस कॉल कर सरल ऐप को डाउनलोड कर किया जा सकता है। इस बाबत पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि भाजपाइयों ने शुरू से ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं को संकलित करते हुए आ रही है। हर एक मतदान के बूथ तक मतदाताओं को तकनीकी रूप से चिंता हो सके, इसको लेकर हम
वर्ग को तैयार कर रहे हैं। पूर्व विधायक निर्भय सहबादी ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यशाला में डेटा एंट्री और उपयोगिता को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के बीच किए जा रहे कार्यों को डाटा में डालना है, साथ ही इसे केंद्र स्तर तक भी पहुंचाया जा सकता है और ग्रामीणों के बीच किए जा रहे कार्यों में और कैसे सुधार किया जाए इसको लेकर भी हासिल किया जा रहा है। कार्यशाला में कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व सदर विधायक निर्भय सहबादी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रणव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नूनू लाल मरांडी, सुरेश साव, दिलीप वर्मा, जिप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रभारी महापौर प्रभारी प्रकाश सेठ, दिनेश यादव, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, जयप्रकाश मंडल, नवीन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, महेश राम, देवनाथ राणा, यदुनंदन पाठक, सुरेश मंडल, भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसाखियार, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, सीमा देवी समेत भाजपा के पदाधिकारी और सभी मंडलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। और प्ले स्टोर में जाकर लिखिए SARAL, सरल SARAL। जिनके पास मोबाइल में मिस कॉल करने के बावजूद मैसेज नहीं आया है, वो प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे SARAL, सरल। श्रीकांत जी और सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स आए हैं मंडल से, उनसे आग्रह होगा वो अपने मंडल की टोली की मदद करेंगे। सोशल मीडिया IT सेल वाले जो भी मंडल के हैं। आप देखिए, अब आप लोगों के पास एक लिंक आया होगा, एक नहीं हुआ है, जो सरल ऐप डाउनलोड नहीं किए हुए, देखिए नंबर लिखा हुआ है। आज हमारे जिला मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है, जिसमें सरल ऐप के माध्यम से सभी को अपना डाटा एंट्री करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जब भी आवश्यकता हो या जहाँ भी जरूरत हो, जिस बूथ पर देखना हो, जिस मंडल में देखना हो या जिले में कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी देखना हो, तो बैठे बैठे दिल्ली से ही आपको हर एक कार्यक्रम की सूचना सरल ऐप के माध्यम से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने सिद्धांतों विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं को संकलित करती है, लेकिन इतनी ही दूर तक उसकी सीमा नहीं है। कोई भी तकनीकी रूप से कार्यकर्ता, मतदाता या जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे संगठन की ढांचा से और उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उसका उपयोग हो सके, साथ ही हर एक मतदान केंद्र तक मतदाताओं की तकनीकी रूप से चिंता हो सके, इसके लिए भी हम वर्कर को तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ की कमेटी अनवरत काम करती है और वह तकनीकी रूप से हर मतदाता तक कैसे जुड़े रहे, कल चल कर के भाजपा की जो देश में काम हो रहा है वो सब जानकारी मतदाताओं तक कैसे जाए, कार्यकर्ता उसके लिए कैसे पूरी तरह से अपडेट हो सकें, इसके लिए एक डाटा बैंक कार्यकर्ताओं का और अन्य विषयों पर भाजपा तैयार करी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ताकि उनकी भावनाओं का कहीं से भी कोई छूट न जाए और कोई उसका अनदेखा न हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे जिले का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से डेटा प्रबंधन एवं उपयोग, डेटा का प्रबंधन और कैसे फिर उसको उपयोग करना है, यही मुख्य रूप से लोग पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि अभी नई नई तकनीक आई है और पार्टी ने तय किया है कि हम नई नई तकनीक के माध्यम से और लोगों को प्रशिक्षित करें, ताकि हमारा जो काम करने का तरीका है, हमें ज़िले से या मंडल से जो हमें डेटा मंगवाना है वो मंगवाने में हमको आसानी हो सके और हमारे जो कार्यकर्ता पूरे ज़िले से आए हैं वो भी प्रशिक्षित होकर और नए नए प्रकार का जो तकनीक भारतीय जनता पार्टी ने लाई है
पार्टी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से, और कई प्रकार के ऐप्स भी लॉन्च भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। यह जो डेटा प्रबंधन आज का है वह सरल ऐप के माध्यम से और किया जा रहा है। सरल ऐप क्या है, उसमें हम डेटा प्रबंधन कैसे करेंगे, इसकी आज विस्तृत जानकारी सभी मंडल के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, हर मंडल से 10, 12, 14 ऐसे करके आए हुए हैं, और सारे लोगों को यह जानकारी दिया जा रहा है कि सरल क्या है, ऐप क्या है, और हम उसमें कैसे अपना डेटा को फीड करेंगे। गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डाटा एंट्री और उसकी उपयोगिता पर जो बाहर से हमारे एक्सपर्ट विवेक प्रकाश जी हैं, जो पूरे प्रदेश के सह संयोजक हैं, उन्होंने अपने साथियों को सरल ऐप डाउनलोड करके सीधे केंद्र से जुड़ने का जो भी सारी चीज़ों को बारीकी से लोगों को समझाने का काम किया, और सभी लोगों ने सरल ऐप को डाउनलोड किया है और अपना डाटा एंट्री शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है सीधे आप जो कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में, उसको उस ऐप पे डाउनलोड करना, और उसकी आपकी रिपोर्टिंग सीधे केंद्र में होती है, और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र का कैसे और सुधार हो सके, इसके लिए हम अपनी ओर से डाटा को भेजने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छी पद्धति है, और इसके साथ ही लोगों का जुड़ाव और इस तरह के जो नई तकनीक है उस पर जानकारी के लिए ये कार्यशाला रखी गई है, और ये समझते पूरे जिले भर के सारे जो इस कार्य में लगे हुए लोग हैं बड़ी सफलतापूर्वक इसको कार्य किया है, और इसके तहत हम लोग और जब समाज में अंतिम छोर में बैठे लोगों से जुड़ने का काम है। 16 फरवरी की रैली की सफलता और पटना अधिवेशन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को तीसरी अग्रवाला उच्च विद्यालय के प्रांगण में भाकपा माले की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जय नारायण यादव और संचालन मुन्ना राणा ने किया, जबकि बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे। बैठक के दौरान श्री यादव ने कहा कि 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक पार्टी का महाधिवेशन पटना में होना है। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ को लेकर पटना में भाकपा माले का विशाल रैली महाधिवेशन किया जाएगा। इस इलाके से भी महाधिवेशन में बड़ी जन भागीदारी होगी। बैठक में भोला साव, रामजीत मुर्मू, मंटू शर्मा, उपेंद्र शर्मा, धोबी रविदास, राजेश यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत का निर्माण, ये जो पार्टी का नारा है, इसी नारे के साथ हम लोगों को आज जो देश के सवालों को लेकर के हम लोगों को गांव-गांव में जाने की ज़रूरत है, और इसीलिए अभी राज्य कमेटी का एक बैठक तीसरी प्रखंड के कमेटी के समीक्षात्मक बैठक है। 16 जनवरी रैली की तैयारी जो सफल हुआ, और 15 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक जो पार्टी का महाधिवेशन है पटना में, और जनता के मुद्दों को लेकर के एक विशेष आज बैठक रखा गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में आज जो है सो लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ को लेकर के भाकपा माले के द्वारा पटना में एक विशाल महारैली होगी, और उसी को लेकर के हम लोग गांव-गांव में भी जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण बढ़ा है, इससे आम जनता पूरा दहशत में है, और लोग पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल ही गाँव में लगभग 9 घरों में चोरी हो गई। गद्दर पंचायत के कहुआई में, कारा पत्थल में और हरिहरपुर में। तो इस तरीके से आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस तो नहीं कर रही है। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम कर्मी संघ के संयुक्त आह्वान पर झारखंड राज्य के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के तीसरे दिन गिरिडीह जिले में तमाम पारा मेडिकल कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान सभी हड़ताली कर्मचारी सदर अस्पताल परिसर में उपस्थित होकर एकजुटता का परिचय दिया।
मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष शंभू महता ने कहा कि सरकार से मात्र एक सूत्री मांग है कि सभी अनुबंध कर्मी को समायोजित करते हुए नियमितीकरण किया जाए। वहीं जिला सचिव प्रवीण कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के सभी पारा मेडिकल कर्मी 17 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसके लिए तमाम पारा मेडिकल कर्मचारियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं एवं जिले के तमाम पारा मेडिकल कर्मी को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक पारा मेडिकल कर्मी को समायोजित नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में पंकज कुमार, प्रवीण कुमार, बेबी कुमारी, दीपक कुमार, संदीप कुमार, शमीम अंसारी, प्रतिमा कुमारी, मंजू कुमारी, रीना कुमारी, अल्बर्ट दाऊद मरांडी, विजय कुमार आदि उपस्थित थे। करना होगा चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, आज दो हम एक हैं, हमारा समायोजन करना होगा, समायोजन करना होगा, आज दो हम एक हैं, एनएचएम कर्मी जिंदाबाद, एनएचएम कर्मी को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 16 तारीख को हम सभी रांची गए थे, जहां हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और इसकी सूचना पहले से दे दी गई थी कि यदि वार्ता उस दिन कुछ नहीं होती है तो आगे 17 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। और उसी के तहत हम सभी अनुबंधित पाराकर्मी यहाँ गिरिडीह जिले के जितने भी अनुबंधित पाराकर्मी हैं, जिले में भी और विभिन्न प्रखंडों पर भी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, अपने अपने कार्य को अपने कार्यस्थल पर हड़ताल पर हैं। और हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हमें समायोजित किया जाए। HIV विभाग के स्टेट सर्विलेंस टीम मेंबर डॉक्टर बिशप कुमार राणा ने गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित HIV डिपार्टमेंट में कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले समेत सभी जगह पर HIV पॉजिटिव मरीजों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में वह गिरिडीह में भी HIV मरीजों की पहचान के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में यह अभियान ठीक ठाक चल रहा है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। धनबाद से मेरा नाम डॉक्टर बिशप कुमार राणा हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन SNMCH धनबाद, और हम स्टेट सर्वेलेंस टीम मेंबर भी हैं JSACS के। तो यहाँ पे HIV सेंटिनेल सर्वेलेंस के तहत आए हुए हैं। जो ANC की नॉर्मल प्रक्रिया है उसके दौरान महिलाओं का HIV जाँच भी होना है। तो हम लोग एक सघन कार्यक्रम अभी चल रहा है जिसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी महिला है क्या जो ANC के दौरान HIV पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई। तो उसी सिलसिले में टीम सब जगह काम करे, तो गिरिडीह में भी काम चल रहा है, तो उसी का निरीक्षण करने हम आए थे। काम अच्छा चल रहा है, लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। अभी जिले में क्या HIV पॉजिटिव है, पिछले महीने का दो महीने का मेरे पास रिकॉर्ड अभी तक पता चला है, 2 है पिछले महीने में और इस महीने में 1 है। इसके अलावा हमने डिटेल और ज़्यादा उससे पहले का डिटेल अभी नहीं लिया मैंने। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुवार को गिरिडीह शाखा इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय तथा श्वेता कुमारी पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने संबोधित किया। मौके पर शाखा सचिव सह मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 250 निजी देसी विदेशी बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि समितियों का प्रबंधन अपने अधीन कर लिया तथा कंपनियों का निगरानी एवं संचालन का जिम्मा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 45
अभिरक्षकों के अधीन कर दिया गया। तत्पश्चात उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। बीमा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुलने के 2 दशकों के बाद भी LIC का बीमा बाजार में 72% की हिस्सेदारी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान LIC की कुल आय 7.2 लाख करोड़ रुपए तथा 2.17 करोड़ नई बीमा बेची गई है। इस वर्ष में 2.67 करोड़ का दावा निपटारा करते हुए 1.92 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अभी देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। देश के राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विनिवेशीकरण किया जा रहा है। LIC जैसे उत्कृष्ट और सुदृढ़ वित्तीय संस्था का भी IPO के माध्यम से 3.50% शेयर बेचकर विनिवेशीकरण किया गया, जो बीमा धारकों उसके साथ धोखा है। केंद्र सरकार की सिर्फ नीतियां ही गलत नहीं, अपितु उनका नियत भी गलत है। आज राष्ट्रीय स्तर पर LIC राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जा रहा है। 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से देश के 250 निजी बीमा कंपनियों तथा PF कमिटीज को लेन देन अपने हाथों में कर लिया। उस अध्यादेश के माध्यम से इन 250 कंपनियों का संचालन अपने जिम्मे कर लिया और 45 अभिरक्षकों का नियुक्ति किया गया था, जिसके माध्यम से इन कंपनियों का संचालन हो रहा था। 1 सितंबर 1956 को इन सारे कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपया पूंजी लगाई थी। आज के दिन में 68 वर्षों के सफल यात्रा के बाद LIC ने 40 लाख करोड़ से भी अधिक की परिसंपत्तियां अर्जित की है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को 5 करोड़ के पूंजी के कारण 30,000 करोड़ रुपया का लाभांश दिया है। LIC ने तमाम 23 निजी बीमा कंपनियों को पीछे करते हुए अपना मार्केट शेयर 72% बनाए रखा। साथ ही साथ 2.16 करोड़ नई बीमा का व्यापार किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद प्रखंड परिसर में विधिक जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरभ कुमार गौतम, बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी, अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी, प्रखंड प्रमुख वीना देवी एवं स्थायी लोक अदालत के सदस्य सत्येंद्र नारायण सिंह, विपिन कुमार यादव एवं शमशूल होदा उपस्थित थे। कार्यक्रम को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने संबोधित करते हुए आम जनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान किया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न कार्यक्रम, नेशनल लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र, निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने, कोर्ट फीस प्रदान करने, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इत्यादि योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देते हुए उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने का सुझाव दिया। उन्होंने आम जनों को अपने बच्चों को निरंतर शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि कानून के बारे में भी जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन फ्रंट कार्यालय के पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार ने किया।